DV Class 8 Social Science Chapter 9 Establishment of Company Rule in India। ये चैप्टर हम डिटेल से करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। वास्को डिगामा लैंडेड एट कालीकट इन 1498 एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले इंडिया में वास्को डिगामा पहुंचा था, जो पुर्तगाल का रहने वाला था 1498 में, और उसके आने से इंडिया में जो यूरोपियन एरा की स्टार्टिंग हुई, यानी कि उसके आने के बाद इंडिया में यूरोपियन आने शुरू हो गए। बाय द 16th सेंचुरी द पुर्तगीज हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा। और 16वीं शताब्दी तक जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, यानी कि पुर्तगीज़ लोग थे, क्योंकि वास्को डिगामा भी पुर्तगाली था। पुर्तगीज़ ने अपनी गोवा में जो कॉलोनी बसा ली थी। इन द नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया became a popular destination for a large number of European traders, adventurers, and missionaries from England, Spain, France, Holland, etc. और अगली शताब्दी तक आते आते जो इंडिया है वो एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका था, और यूरोप के बहुत सारे जो व्यापारी, एडवेंचर्स, मिशनरीज इंग्लैंड से, स्पेन से, फ्रांस से, हॉलैंड से आने लगे। द एज ऑफ imperialism in India began with the weakening and eventually the disintegration of Mughal Empire. The age of imperialism, इसका मतलब क्या होता है? imperialism का मतलब होता है हिंदी में साम्राज्यवाद। जैसे एक देश अगर दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर ले बाय फोर्सफुली, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद बोलते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो इम्पीरियलिज़म है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? जब यहाँ का जो मुग़ल अम्पायर था, औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल अम्पायर कमज़ोर पड़ गया, वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा, ठीक है। तो इसके बाद इंडिया में किसकी शुरुआत हुई? इम्पीरियलिज़म की शुरुआत हुई। द लैक ऑफ ए strong central authority led to the emergence of many independent states that revolted against the weak successor of औरंगजेब। क्योंकि फिर किसकी कमी होगी? एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक केंद्रीय शक्ति की कमी हो गई। पहले तो मुग़ल अम्पायर औरंगजेब के बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका, उसके मरने के बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमज़ोर पड़ गई, और बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ गई, ठीक है। उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, औरंगजेब के जो राजा थे, औरंगजेब के बाद जो राजा बने, उनका विद्रोह किया और अपने अपने जो स्वतंत्र राज्य है उन्होंने घोषित कर दिए। देवर देवर द स्टेट ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड मैसूर। इनमें से कुछ क्या थे? जैसे कि बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है और मैसूर है। द सिख्स एंड मराठाज, द जाट्स एंड द राजपूत आल्सो सेट अप देयर ओन किंगडम। सिखों ने, मराठों ने, जाटों ने और राजपूतों ने भी अपने अपने राज्य बना लिए। हैंस द स्टेट हैंस द स्टेज वाज सेट फॉर यूरोपियन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। और यूरोपियन ने इस स्टेज का क्या किया? फ़ायदा उठाया, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने देख लिया कि जो पूरा देश है वो छोटी छोटी शक्तियों में बढ़ चुका है और वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, तो यूरोपियन के लिए एक अच्छी स्टेज थी इसका फ़ायदा उठाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले यूरोप से जो कंपनियां आई वो ट्रेडिंग कंपनियां थी, व्यापार के उद्देश्य से आई थी। मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। बहुत सारी यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारी कंपनियां आई, और वो कहाँ पे बस गई? कोस्टल एरिया, भारत के जो समुद्र के किनारे के इलाके थे वहाँ पे बस गई। द ट्रेडिंग सेंटर वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, द प्लेसेस वेयर फैक्टर और ऑफिशियल्स वर्क। जो ट्रेडिंग सेंटर है उनको फैक्ट्रीज कहा जाता था। फैक्ट्रीज मैंने जहाँ पर जो फैक्टर्स काम करते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स जहाँ पे काम करते थे, उस जगह को फैक्ट्रीज कहा गया।
Some of the factories were fortified as a safeguard from the rival trading company. और कुछ जो फैक्ट्रियाँ थी उनको फोर्टिफाइड किया गया, यानी कि किलाबंदी की किले की तरह बनाया गया उन्हें, ठीक है। चारों तरफ उसकी सुरक्षा की गई सैनिकों के द्वारा, ताकि जो दूसरी राइवल ट्रेडिंग कंपनी है उनसे बचने के लिए, ठीक है। दे बॉट स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिगो एंड साल्ट at cheap rate from India and sold them in Europe, in America at high price। ये कंपनियां क्या करती थी, यहाँ से मसाले खरीदती थी, कपड़ा खरीदती थी, इंडिगो डाई के लिए, जो कपड़ा रंगने के लिए, साल्ट पीटर रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग गन पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। ऐसी ये चीज़ें सस्ते दामों पर इंडिया से खरीदती थी और उसको ले जाकर यूरोप में और अमेरिका में हाई रेट पर बेचती थी, यानी कि उन कंपनियों का बहुत फ़ायदा हो रहा था इंडिया में। द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू ए कंपटीशन अमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था उनको, इसलिए जो बाहर से जो कंपनियाँ आ रही थी, फॉरेन से जो कंपनियाँ आ रही थी, उसमें आपस में क्या हो गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। इवेंचुअली द अदर ट्रेडिंग कंपनीज हैड टू बो आउट टू द इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज हु रिमेन द मेन राइवल्स इन इंडिया। और लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ जो दूसरी कंपनियां थी वो मतलब एक तरह से वो उनका काम यहाँ पे नहीं चला, सिर्फ इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड की कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की, और फ्रेंच, ठीक है, कंपनी थी जो, वो दो मेन कंपनियां ही इंडिया में रहेगी और उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नॉट विटनेस्ड ए मोर अमेजिंग स्टोरी दैन डैट ऑफ ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जो हिस्ट्री अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है कि उन्होंने किस तरह से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर, एक राज्य स्थापित कर दिया पूरे इंडिया में। इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए डेलिब्रेट एफर्ट बट ए सीरीज ऑफ एपिसोड्स that finally led to political dominance of India by the East India Company. It was not the result of a deliberate effort, but a series of episodes। ये एक योजनाबद्ध कार्य नहीं था, बल्कि एक सीरीज ऑफ एपिसोड था, मतलब इसमें बहुत सारे उन्होंने काम किए, ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, एपिसोड हुए एक तरह से, और फिर उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंत में भारत पर अपना डोमिनेंस यानी कि राज्य स्थापित कर दिया पूरे भारत पर। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट एट फोर्ट विलियम इन बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास एंड बॉम्बे कैसल। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए, व्यापारिक जो केंद्र बनाए सूरत में, और उनके 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट थे, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। दे एस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द लोकल प्रिंसेस टू फर्दर देयर प्रॉफिट। और उन्होंने जो यहाँ के जो लोकल प्रिंस थे, राजकुमार थे, राजा थे, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए ताकि उनको आगे जाकर उनसे प्रॉफिट हो। द इंडियन रूलर्स साइन alliances to secure to help of the English military to settle their internal rivalries। जो इंडियन रूलर थे, इंडियन जो राजा थे, उन्होंने इंग्लिश मिलिट्री मतलब इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ, इंग्लिश मिलिट्री के साथ क्या किया, अलायंस बनाया अपना, उनके साथ मिल गए ताकि वो अपने जो विरोधी थे, इंटरनल जो उनके जो लोकल राजा जो उनके दुश्मन थे, उनको टू सेटल देयर इंटरनल राइवलरी, उनको मतलब एक तरह से बैलेंस करने के लिए वो किसके साथ मिल गए, उन्होंने किसकी हेल्प ली, इंग्लिश मिलिट्री की हेल्प ली। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और ब्रिटिश ने क्या पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, यानी कि फूट डालो और राज करो, यानी कि आपस में उनको लोकल राजाओं को लड़वाया, ठीक है, और इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों को। एज ए रिजल्ट द इंडियन प्रिंसेस बिकेम मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो लोकल राजा थे, इंडियन प्रिंसेस थे, वो एक तरह से अंग्रेज़ों की कठपुतली
बन गए, ठीक है, यानी कि उनके पूरे कंट्रोल में वो आ गए। आगे हमारे पास है, डू यू नो द ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉयड ए privileged position with the English government and was granted special rights like trade, monopolies, and tax exemptions, causing resentment among its competitors। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ये कंपनी थी जो इंग्लैंड से आई थी, उसको वहाँ की सरकार ने, यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने कुछ विशेष अधिकार दे रखे थे, कुछ विशेष राइट दे रखे थे, जैसे कि ट्रेड मोनी की, भाई जो ये उनको पूरा व्यापार करने के लिए पूरी, उनको भारत में व्यापार करने के लिए पूरी छूट दे रखी थी, उनको टैक्स में छूट दे रखी थी, ठीक है। इससे जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तो राइवल जो थी कंपनीज थी, कंपटीटर थे, उनमें क्या थी, नाराज़गी थी, ठीक है, कि इनको तो वहाँ की सरकार ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। हाउ कुड ए ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इम्पीरियल पावर। और ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये व्यापारी कंपनी थी, ये कैसे इम्पीरियल पावर बन गई, यानी कि पूरे देश में इनका राज कैसे हो गया। द रियल आंसर इज डैट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एन इम्पीरियल पावर टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। और इसका आंसर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इम्पीरियल पावर क्यों बनी, टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट, अपने जो व्यापार के जो इंटरेस्ट थे, फ़ायदे थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी यूरोपियन ट्रेडर्स से, ठीक है, दूसरे यूरोपियन जो व्यापारी थे, जो दूसरे देशों के व्यापारी थे, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्पीरियल पावर बनी। इट बिगेन एज अ ट्रेडिंग कंपनी टुक ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल एंड बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया। ये शुरुआत में एक ट्रेडिंग कंपनी, बिगन एज ए ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारी कंपनी के तौर पे इन्होंने शुरुआत की, फिर उन्होंने पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया, और फिर वो पूरे देश का एक तरह से रूलर बन गए, शासक बन गए, राजा बन गए। द एम ऑफ द कंपनी वाज टू गेन मोनोपोली ऑफ द एंटायर ट्रेड इन द ईस्ट। और जो कंपनी का मेन एम क्या था, कि जो ईस्ट में, क्योंकि भारत ईस्ट में पड़ता है, कि ईस्ट में इसी कंपनी का एकमात्र राज हो, यानी कि यही कंपनी सिर्फ व्यापार करे। द कंपनी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर फॉरेन ट्रेडर एंड हैंस बिल्ड अप इट्स ऑन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जो ये कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका दूसरी फॉरेन कंट्रियों के साथ झगड़ा होता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी बनाई और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाए। इट बिकम सच ए स्ट्रॉन्ग फोर्स डैट इट टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि इसने कहाँ की गवर्नेंस ले ली, कहाँ पे मतलब अपना राज्य चलाने लगी, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में ये अपना राज्य चलाने लगी। ग्रेजुअली द ट्रेडिंग कंपनी transformed into an auxiliary government and military power that ended only in 1858। और धीरे धीरे ये जो व्यापारी कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक अतिरिक्त सरकार की तरह काम करने लगी, और ये मिलिट्री पावर बन गई। और लास्ट में इसका एंड कब हुआ, 1858, यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने फिर 1858 में इससे सारे अधिकार ले लिए, और अपना वहाँ पे फिर इंडिया में वहाँ की जो क्वीन का राज वहाँ पे इंडिया में चलने लगा, ठीक है। यानी कि ये एक एक्सिलरी गवर्नमेंट का मतलब है एक अतिरिक्त सरकार, यानी कि एक जो सरकार थी वो इंग्लैंड में काम कर रही थी, जो वहाँ की सरकार थी, और एक सरकार जो इंग्लैंड की तरफ से आप कह सकते हैं वो इंडिया में चल रही थी, जो ये कंपनी चला रही थी। कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब हमारे पास आता है टॉपिक द कार्नाटिक वार्स। अंग्रेज़ों ने भारत पे कैसे अधिकार किया, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, ठीक है, पहले कार्नाटिक वार हुए, उसके बाद उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर उन्होंने मैसूर की जो लड़ाइयाँ, मैसूर का युद्ध हुआ, 3-4 युद्ध मैसूर के हुए, फिर उन्होंने मराठाओं से लड़ाई की, और लास्ट में उन्होंने सिखों से वार किया और पूरे इंडिया पर अपना अधिकार कर लिया। इस चैप्टर में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपना राज्य स्थापित किया भारत में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, कार्नाटिक वार से शुरुआत हुई। कार्नाटिक रीजन क्या है पहले वो देख लेते हैं, कार्नाटिक जगह कौन सी है। जैसे ये भारत का मैप है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तमिलनाडु के आसपास का एरिया, ये वाला जो रीजन है ये कार्नेटिक रीजन है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्दर्न सरकार्स उस टाइम कहा जाता था इसको, और ये कार्नेटिक रीजन है, ठीक है। सबसे पहले लड़ाई यहाँ पर हुई। अब कैसे हुई, 3 युद्ध हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो द कार्नाटिक वार वर ए सीरीज ऑफ बैटल फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉर द कंट्रोल of the trading port of India during the years 1746 to 1763। जो कार्नाटिक वार था वो इंग्लैंड और फ्रांस, मतलब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था कि ट्रेडिंग पोर्ट पर अपना अधिकार करने के लिए, जो व्यापारी केंद्र थे, अपना अधिकार करने के लिए हुआ था। और ये चले थे 1746 से लेकर 1763 तक, ये 3 युद्ध हुए थे, उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम। These wars were driven by opportunism on all sides, and though the native princes did not want to surrender their territory to an outside power, they often cooperated willingly with European to strengthen their own position। जो ये these war, इन वारों का कारण क्या था, लड़ाइयों का कारण क्या था, ये सब क्या मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे, अंग्रेज़ भी, फ्रांसीसी भी, और जो वहाँ के लोकल राजा थे वो भी, ठीक है। और उन्होंने दे ऑफन कोऑपरेटेड, जो वहाँ के जो लोकल राजा थे उन्होंने इनके साथ, यूरोपियन के साथ कोऑपरेट किया, संधियाँ की उनके साथ मेल मिलाप किया, ताकि वो अपने खुद पावरफुल बन सके, ठीक है। और वो जो अपनी टेरिटरी थी, जो अपना राज्य था, वो यूरोपियन को नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो समय समय पर इनकी हेल्प लेते रहते थे, कभी फ्रांसीसियों की, कभी अंग्रेज़ों की। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार ये लड़ा गया था 1746 to 48। द कार्नेटिक वार वाज द रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार दैट टुक प्लेस इन 1740 बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। जो कार्नेटिक वार था वो किसका रिजल्ट था, क्यों हुआ था, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था, एक देश है यूरोप में, उसमें सक्सेशन वार हुआ, यानी कि जब उसका वहाँ का राजा मर गया तो उसकी गद्दी को लेकर कि उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, ऑस्ट्रिया का राजा कौन बनेगा। तो इसके लिए वहाँ पर लड़ाई शुरू होगी ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में। इंग्लैंड एंड फ्रांस एंटर अपोजिट साइड इन दिस वार। जो इंग्लैंड और फ्रांस थे वो इस लड़ाई में कूद पड़े, इंग्लैंड एक तरफ हो गया और फ्रांस एक तरफ हो गया, ठीक है। कॉमोडर बार्नेट द ब्रिटिश नेवल ऑफिसर अराइव्ड इनटू इंडिया विद ट्रूप। जो कॉमोडोर बार्नेट था वो नेवल ऑफिसर था ब्रिटिश, वो अपनी ट्रूप लेकर इंडिया में आया। बट द फ्रेंच प्रपोज्ड पीस विद ब्रिटिश। जो फ्रेंच थे उन्होंने कहा, मतलब जो ब्रिटिश थी अंग्रेज़ों के साथ एक तरह से संधि कर ली। द नवाब ऑफ कार्नेटिक अनवरुद्दीन आल्सो ऑर्डर डैट देयर शुड नॉट बी एनी वार। जो वहाँ का जो नवाब था उस टाइम कार्नेटिक रीजन का, अनवरुद्दीन, उसने भी कहा कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो लड़ाई तो हुई थी यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसका असर इंडिया पर पड़ा। इंडिया में कॉमोडोर जो बार्नेट था अपनी नेवी लेकर आया, ठीक है, मगर फिर फ्रांस ने कहा कि लड़ाई, यहाँ पे जो फ्रांसीसी कंपनी थी उन्होंने कहा कि लड़ाई नहीं करनी। तो फिर वहाँ के नवाब ने भी कहा कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक तरह से संधि होगी। सो कॉमोडोर बार्नेट रिटर्न टू इंग्लैंड। इसलिए जो इंग्लैंड से जो अपनी नेवी लेकर आया था वो वापस लौट गया बार्नेट। बट डुप्ले, यानी कि डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी सेना का, आप कह सकते हैं कमांडर था, जनरल था, डिड नॉट कीप हिज प्रोमिस एंड अटैक्ड मद्रास एंड ऑक्यूपाइड इट। जब वो बार्नेट वापस चला गया इंग्लैंड, तो जो फ्रांसीसी सेना का जो जनरल था डुप्ले, उसने अपना प्रोमिस नहीं रखा और
मद्रास पे अटैक कर दिया। ठीक है, मद्रास जो अंग्रेज़ों के अंडर था और उसने उस पर कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश कंप्लेंट टू द नवाब, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अनवरुद्दीन के पास गए, उन्होंने कंप्लेंट की कि भाई उसने अपनी वादा खिलाफ़ी की है। ही डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द फ्रांच, और जो अनवरुद्दीन था उसने फ्रांस के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, यानी कि जो यहाँ पे जो फ्रांस की सेना थी उसके खिलाफ। द बैटल टुक प्लेस इन 1746 में युद्ध शुरू हुआ। इन दिस बैटल अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड बाय द फ्रेंच, इस लड़ाई में जो अनवरुद्दीन है वो हार गया फ्रांसीसियों से। द ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार केम टू एंड इन 1748, और उधर यूरोप में ऑस्ट्रिया में जो वार था, लड़ाई थी, वो ख़त्म हो गई। द पावर ऑफ फ्रांस वीकन इन इंडिया आल्सो, और जो फ्रांस की जो पावर थी इंडिया में वो भी कमज़ोर पड़ गई। द फ्रांस वाज फोर्स्ड टू साइन ए ट्रीटी एंड हैंड ओवर मद्रास बैक टू इंग्लैंड। तो फिर जो फ्रांस था उसको एक संधि पर क्या हस्ताक्षर करने पड़े, ट्रीटी करनी पड़ी एक, और उसने फिर फ्रांस ने मद्रास को इंग्लैंड को वापस लौटा दिया, यानी कि अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया। आगे है द सेकंड कार्नेटिक वार, ये होता 1749 टू 54। देयर वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन चंदा साहिब सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली खान एंड अनवरुद्दीन फॉर द कार्नेटिक नवाबशिप। देखो अब जो कर्नाटक रीजन का जो नवाब बनना चाहता था, चंदा साहिब बनना चाहता था, और अनवरुद्दीन, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ, गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुल मुल्क द डेक्कन सूबेदार इन 1748, ए वार ब्रोक आउट बिटवीन मुजफ्फर जंग, ग्रैंडसन ऑफ निजामुल मुल्क, एंड नासिर जंग, सन ऑफ निजामुल मुल्क। देखो जो हैदराबाद का जो नवाब था, एक तो इन देखो चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में कर्नाटक की नवाबशिप के लिए आपस में झगड़ा शुरू हो गया, और दूसरी तरफ 1748 को जो हैदराबाद का जो नवाब था, दक्कन सूबेदार, उसकी डेथ हो गई। फिर उसका जो ग्रैंडसन था निजामुल मुल्क का, मुजफ्फर जंग, और जो उसका बेटा था वो था नासिर जंग। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा, नासिर जंग मुजफ्फर जंग का चाचा था। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में गद्दी को लेकर आपस में खींचतान शुरू हो गई। द फ्रेंच साइन ए सीक्रेट ट्रीटी विद मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब टू हेल्प देम विद वेल ट्रेंड फ्रेंच फोर्सेस। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने किस किस के साथ मिल गए, वो किसके साथ संधि कर ली, चंदा साहिब के साथ और मुजफ्फर जंग के साथ उन्होंने संधि कर ली, और उनको ये हेल्प करने का ये आप कह सकते हैं वादा किया कि उनको जो फ्रेंच फोर्सेस, जो फ्रांस की जो सैनिक हैं वो दिए जाएंगे। दे डिफीटेड नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन, तो उन्होंने मिलकर किसको हरा दिया, नासिर जंग और अनवरुद्दीन को हरा दिया। द नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड गेन मोनोपोली ऑफ ट्रेड ओवर साउथ इंडिया। ठीक है, तो फिर फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ मिलकर नासिर जंग और अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, ठीक है, उसको हरा दिया, और नवाब ऑफ कर्नाटक एंड गेन मोनोपोली ऑफ द ट्रेड ओवर द, और साउथ इंडिया में जो दक्षिण भारत में उनको एक तरह से मोनोपोली मिल गई, ट्रेड की, व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई। वो एकमात्र कंपनी था जिसको बहुत मतलब उसको फ़ायदा हुआ, कहने का मतलब व्यापार में फिर उसको वो क्षेत्र व्यापार करने के लिए मिल गया। अनवरुद्दीन डाइड इन द बैटल, जो अनवरुद्दीन है इस लड़ाई में वो मारा गया। एंड ही सन मोहम्मद अली रैन अवे, और जो उसका बेटा था अनवरुद्दीन का मोहम्मद अली, वो भाग गया। ऑन द अदर हैंड द इंग्लिश प्लॉटेड विद नासिर जंग एंड डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश थे यानी कि अंग्रेज थे, उन्होंने वो नासिर जंग के साथ मिल गए और उन्होंने फ्रेंच आर्मी को हरा दिया।
नेक्स्ट है द थर्ड कार्नेटिक वार। ये 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया था। द थर्ड कार्नेटिक वार बिगेन इन 1756 बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। फ्रेंच और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 1756 में हुआ था। व्हेन द फ्रेंच बेसीज मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सेंट कर्नल फोर्ड टू ऑक्यूपाई नॉर्दर्न सरकार। जब फ्रांसीसियों ने मद्रास को घेर लिया अपनी सेना के साथ घेर लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था उसने कर्नल फोर्ड को भेजा नॉर्दर्न सरकार को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। फोर्ड ऑक्यूपाइड नॉर्दर्न सरकार। जो फोर्ड था उसका जो कर्नल था उसने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको कब्जा कर लिया नॉर्दर्न सरकार पे। नॉर्दर्न सरकार आपको दिखाया था मैंने मैप में, अगर दिखाएं तो ये वाला एरिया है, ठीक है, इंडिया का, ये साउथ इंडिया में ये वाला एरिया, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव एंड कर्नल फोर्ड टू ऑक्यूपाई नॉर्दर्न सरकार। फोर्ड ऑक्यूपाइड नॉर्दर्न सरकार एंड ब्रॉट सलाबत जंग द फोर्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद अंडर हिज कंट्रोल। और उसने जो नवाब था, निज़ाम था हैदराबाद का चौथा, सलाबत जंग, उसको ले आया, वो उसको एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। सलाबत जंग गेव नॉर्दर्न सरकार टू द ब्रिटिश। और जो सलाबत जंग था उसने जो नॉर्दर्न सरकार का जो एरिया था वो ब्रिटिश को दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया। ए बैटल टुक प्लेस इन 1760 एट वंदीवाश बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच। और फिर एक युद्ध हुआ 1760 में, जिसको वंदीवाश का युद्ध कहते हैं, वंदीवाश का युद्ध, जो 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। द फ्रेंच वर डिफीटेड। और इस लड़ाई में फ्रेंच हार गए। पौंडीचेरी नाउ पुदुचेरी वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश। और पौंडीचेरी पर ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। When the 7-year war ended in Europe in 1763, the Treaty of Paris was signed। और उधर यूरोप में युद्ध चल रहा था, लगातार 7 सालों से युद्ध चल रहा था यूरोप और फ्रांस के बीच में। जब वो युद्ध ख़त्म हुआ तो इंडिया में भी फिर फ्रांस मतलब वहाँ पर एक ट्रीटी की गई फ्रांस में, जो पेरिस फ्रांस में पेरिस जो उसकी राजधानी, वहाँ पे एक ट्रीटी की, एक संधि की गई अंग्रेज़ों के साथ। एज पर दिस ट्रीटी पौंडीचेरी वाज गिवन बैक टू द फ्रेंच। और इस संधि के अनुसार जो पौंडीचेरी थी वो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को वापस दे दी। रॉबर्ट क्लाइव सक्सीडेड इन मेकिंग ए नेम फॉर हिमसेल्फ अमंग द नेटिव प्रिंसेस। जो रॉबर्ट क्लाइव जो एक अंग्रेज अफसर था, जनरल था, वो अपना नाम जो नेटिव प्रिंसेस थे, जो लोकल राजा राजकुमार थे, उनके बीच में उसका खूब नाम हो गया। ही वॉन मैनी मोर बैटल फॉर द इंग्लिश एंड फॉइल्ड डुप्ले द फ्रेंच जनरल एट एवरी टर्न। और उसने अंग्रेज़ों के लिए बहुत सारे युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जीते। और उसने जो डुप्ले की जो भी योजना थी, जो भी, हर बार उसने डुप्ले को हरा दिया। डुप्ले कौन था? एक फ्रांसीसी जनरल था। एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिफीट डुप्ले वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिस्ग्रेस। और लगातार डुप्ले हारता चला गया। इसके कारण वहाँ का जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, फ्रांस ने उसको अपने देश में वापस बुला लिया और वो अपमानित होकर वापस चला गया। इवेंचुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड इन 1770। और अंत में 1770 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि इंडिया के अंदर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई। द फ्रेंच एम्बिशन of establishing an empire in India ended and the British supremacy was firmly established। जो फ्रांस के जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी कि अपना भारत में अपना राज्य स्थापित करे, वो ख़त्म हो गया इस कंपनी के ख़त्म होने के साथ ही। और यहाँ पर जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो अच्छी तरह से, मजबूत ढंग से वो यहाँ पर जम गई, ठीक है, एस्टेब्लिश हो गई। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।